हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है। यूपीएससी आपसे इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे कि एग्जाम में क्या आता है। सबसे पहले रिपोर्ट है क्या। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है डब्ल्यूईओ, 1980 से आ रही है। कब आ रही है? 1980 से। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आईएमएफ, आपके दिमाग में आता है कि आईएमएफ 1944 में आया था, रिपोर्ट 1980 में क्यों आई? इसका भी बैकग्राउंड जानेंगे। दूसरा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? इसको प्रकाशित करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी, देखो, हमारे देश की जीडीपी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं, हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है कितनी ग्रोथ। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की, क्या, पूरी दुनिया की जितनी भी जीडीपी है उन सब के बारे में अध्ययन करना। अब ये रिपोर्ट आई क्यों? इसका बैकग्राउंड है कि 1970 में वैश्विक, क्या, 1970 में तेल संकट आया। अब 1970 में क्या तेल संकट आया? उस समय इन्फ्लेशन भी आया और मंदी भी। देखो, अगर इन्फ्लेशन और मंदी साथ में हो तो क्या आ जाती है? स्टैगफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रहता है जीडीपी बढ़ती है, ध्यान रखना। मंदी होती है तो इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों उल्टा है। इन्फ्लेशन भी है, मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी है। वैश्विक जितने भी नीति निर्माता था कि भाई कौन से देश में क्या इन्वेस्टमेंट करना, उनके लिए बड़ी, क्या था, समस्या थी। उस समस्या को दूर करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि पृष्ठभूमि क्या। तो 1970 के दशक में, इतिहास का एक समझ लो, 1970 2008, ये उस दौर का टाइम है जब दुनिया भर में मंदी का दौर था। 1970 का दशक वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक अस्थिर और संकटपूर्ण समय माना जाता है। और इस समय स्टैगफ्लेशन आया था, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन भी है, जीडीपी भी कम है, मंदी भी है। यह समस्या क्रिएट किसने की थी? 1970 की। इसका क्रिएट करने वाले थे ओपेक कंट्री। कौन से देश? ये ओपेक देश है। अब ये ओपेक क्या है? तो पहले ओपेक के बारे में देखते हैं, फिर वापस बैकग्राउंड में आएंगे। ओपेक क्या है? आपसे यूपीएससी पूछे। देखो, 1960 में 5 एक देश है ऐसे जो पेट्रोल पैदा करते हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया इन 5। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। तो ये 5 तो यहाँ पे हो गए, 4 तो, और एक वेनेजुला, ये यहाँ गया। कहाँ पे वेनेजुला? दक्षिणी अमेरिका में। इन लोगों ने 1960 में एक संगठन बनाया कि हम तेल की कीमतें आपस में तय करेंगे, मार्केट तय नहीं करेगा। तो ओपेक कब बना? पूरा नाम ओपेक का पूछे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक कब बना? 1960 में बना। अब यूपीएससी आपसे पूछे कि ओपेक में 13 देश है। हाँ भाई, 13 देश है। यूरोप का कोई देश है? ये रहा, यूरोप का कोई देश नहीं है। 13 देश वो है जो पेट्रोल पैदा करते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि ओपेक का हेडक्वार्टर इराक में, बगदाद में है, तो आपको लगेगा हाँ यार वही हूं। नहीं, इसका हेडक्वार्टर यूरोप में है। यूरोप में देश है ऑस्ट्रिया। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूं जो इटली के ऊपर है ना, स्विट्जरलैंड के ईस्ट में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ओपेक हो गया। वापिस चलते हैं अपने बैकग्राउंड पे। देखो, ओपेक इन देशों ने क्या किया। तो पहला तेल संकट आया था, या खाड़ी संकट है, कि अरब इजराइल का वार हो रहा है 1973 में। ओपेक देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल देना बंद कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम तेल पैदा करते हैं, ये पांचू थे, इन्होंने कहा हम तेल नहीं देंगे। आज इनकी संख्या 13 है ओपेक की। इन्होंने मना कर दिया कि अमेरिका को तेल नहीं देंगे। जब तेल नहीं देना शुरू किया तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई। क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, तो ईंधन महंगा हो गया, भाई ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, फिर हर चीज महंगा, आयात खर्चा अधिक हुआ, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन तेज हो गया। तो इस संकट से थोड़ा बहुत निकले, लेकिन वापिस दूसरा संकट आ गया उसी समय, 4-5 साल बाद में, 1979 में। ईरान की इस्लामी क्रांति के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति क्या हुई? बाधित हुई। एक बार फिर ऊर्जा महंगी और वापस स्टैगफ्लेशन की तरफ जाने लगे। तो उसी समय अब स्टैगफ्लेशन आया। तो स्टैगफ्लेशन मैंने क्या बताया था? स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन का मतलब कि मंदी चल रही है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत तेज है, तो ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। उसी समय आईएमएफ ने डिसीजन लिया कि हम जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अलग से, तो 1944 में आया था। इसी सिस्टम के तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई। इस सिस्टम में यह था कि डॉलर के बराबर सोना रखना पड़ता था। शायद 1 औंस के आसपास तो $33 मिलते थे सोना। 1 औंस सोना रखो, $33 यह था, लगभग, कंफर्म नहीं हूं। तो अमेरिका ने डॉलर को सोने से हटाने की घोषणा की। इससे ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था खत्म हो जाती है। अब आपसे एग्जाम पूछे कि ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कब खत्म हुई? 1971 में। किसकी वजह से? इन ओपेक कंट्रियों की वजह से।
अब कि वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता है इसके बारे में कौन हमें रिपोर्ट दे, कौन विश्लेषण करे, इन चीजों के लिए इन लोगों ने रिपोर्ट लेके आते हैं। अब जो पीछे जो कार्यक्रम है इसका प्रभाव क्या पड़ा? विकासशील देशों में आयात महंगे हो गए, आयात महंगा, विदेशी ऋण बढ़ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट लोगों का बीओपी वो खराब हो गया। विकसित देशों में बेरोजगारी बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन घटा। क्यों औद्योगिक उत्पादन घटा? भाई ईंधन के साधन है महंगे हो रहे हैं, 4 गुना तेल महंगा हो गया। नीतिगत स्तर पर सरकारों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी और आईएमएफ और विश्व बैंक की भूमिका बढ़ी। अब उसी समय महसूस किया गया कि एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। तो सीधा साख है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, उसके पीछे की वजह है 1970 का क्राइसिस। इसके लिए बनाया गया एक नियमित कि हर साल में ये रिपोर्ट 2 बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर में, कि नियमित वैज्ञानिक और तुलनात्मक आधार पर एक रिपोर्ट आए जिसे हमें पता चले कि दुनिया की जीडीपी किस तरफ जा रही है की जरूरत। इस कारण 1980 में, कब? 1980 में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है आईएमएफ के द्वारा। इसके द्वारा आती है आईएमएफ, प्रकाशित करने वाली संस्था। अब आपसे कोई पूछे, देखो ये तो अपना रटने वाला काम है, आईएमएफ करती है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में, रिपोर्ट कब आती है? 1980 में। क्यों आती है? यूपीएससी आपसे मेंस में क्वेश्चन करे तो आप इसका जवाब दे सकते। इसका अब आईएमएफ का हेडक्वार्टर सबको पता है। एक चीज याद रखें, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये केवल सदस्य देशों का ही डाटा लेके रिपोर्ट निकालेगी। इस रिपोर्ट में जीडीपी पर बात होगी, लेकिन ये नहीं कि वो सरकारी आंकड़ों के आधार पर होगी, नहीं, उनके खुद के डाटा होंगे। इनका उद्देश्य क्या है? आपसे कोई पूछे, देखो प्रकाशन करने वाली संस्था आईएमएफ 1980 से प्रकाशित, साल में रिपोर्ट 2 बार आती है, अप्रैल और अक्टूबर में। जनवरी और जुलाई में अपडेट आ सकता है, लेकिन यूपीएससी पूछे तो साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट का उद्देश्य मैंने पहले ही बताया था, क्या? वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान, की पहले से अनुमान लगा। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने कहा कि भारत की जीडीपी 6% के ज्यादा रहेगी और वैश्विक 3% रहेगी। यह है उनका आउटलुक, पूर्वानुमान। ये पूर्वानुमान डाटा के आधार, नीति निर्धारण के लिए डेटा आधारित मार्गदर्शन देना, आर्थिक असंतुलन और जोखिमों की पहले ही पहचान कर लेना कि वो 1970 के दौर में जो क्राइसिस आया था वैसे क्राइसिस ना आए। देशों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति का क्या करना? वर्णन करना, उनका विश्लेषण करना, इस रिपोर्ट का यह उद्देश्य। अब इस रिपोर्ट में विषय वस्तु क्या है? आप कहोगे कि भाई ये बताना जरूरी है। देखो मान लो आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने आपसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक नियमित रूप से शामिल होते हैं? जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, मिलिट्री स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्या लगोगे? भाई मिलिट्री नहीं है, ये 1 2 3, 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 20 सही होगा, तो वो यहां दे रखा है। क्या देख रखा है? देखो इससे संकेतक क्या होंगे? ये जीडीपी पे बात करेगी, ये इन्फ्लेशन के डाटा देगी, बेरोजगारी के देगी, करंट अकाउंट और बैलेंस का देगी, ऋण स्तर और राजकोषीय गाठा, नीतिगत सुझाव देगी कि देशों को क्या करना चाहिए कि उनका गाठा कम, उनकी जीडीपी अच्छी, और एरिया वाइज सारे देशों का विश्लेषण करेगी, देशों के जीडीपी का विश्लेषण करेगी, उनकी ग्रोथ का विश्लेषण करेगी। तो क्वेश्चन कर लोगे आप, अब आप क्वेश्चन कर लोगे। दूसरा, रिपोर्ट का महत्व क्या है? तो रिपोर्ट का सीधा साफ महत्व है कि वैश्विक स्तर पे पहला महत्व है नीति निर्माण और आर्थिक नीतियां तय करना। मान लो कि जिस देश की, मान लो अपने देश की जीडीपी 6% ग्रो कर रही है, चाइना की 4% कर रही है, जितने भी इन्वेस्टर वो चाइना की तरफ जाएंगे, इंडिया की तरफ, हमारी तरफ आएंगे। तो ये पहले से ही नीतियां में प्रभाव डालते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भी एक संदर्भ के रूप में वो इसको यूज करते हैं, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद आने चाहिए गेट, जो पहले था 1995 बाद में WTO बना। वैश्विक जोखिमों, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव, वित्तीय संकट, इनके बारे में पहले से ही पता लगभग रहे। अगर भारत के लिए देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, चालू गाथा आदि के लिए आदि का स्वतंत्र विश्लेषण, यह नहीं कि सरकार के दबाव में, ये अलग से अपना विश्लेषण देगी, जिससे क्या होगा? विदेशी निवेशकों को भारत की स्थिति में समझने में सहायक होगा, वो ट्रस्ट करेंगे। क्या आईएमएफ बोल रहा है तो भाई ये न्यूट्रल है, कहते हैं ना खुद की तारीफ कोई दूसरा करे तो अच्छा रहता है। अब जैसे मैंने बोला कि आईएमएफ ने कहा कि अपने देश की जीडीपी, ये याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे ने भी बता रखा है, इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 1 में बता रखा है कि भारत की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 6.3% रहेगी, जबकि दुनिया की वैश्विक औसत रहेगा 3% है, तो भारत की ज्यादा है। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि ये
वर्ल्ड की 3 और अपनी 6.3। अब एक क्वेश्चन देखो, आईएमएफ 2 रिपोर्ट एक रिपोर्ट और निकालती है, आपको कंफ्यूजन देती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ निकाल दे, आप हत्थे ठोके कह सकते हो। दूसरा आपसे ये पूछ ले, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, भाई ये भी आईएमएफ निकालता है, ये 2002 से, कब से? 2002 से, ये 1980 से। देखो इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का तुलनात्मक देखें तो आप कंफ्यूजन में। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, तो ये भी साल में 2 बार आती है। कौन सी? ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये कहोगे दोनों में अंतर क्या है? देखो सीधी बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये बताती है, अगर सीधी भाषा में बताऊं, कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, ये उसके बारे में बताइए। दुनिया की जीडीपी क्या है, क्या अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। जबकि ये है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बताएगी कि दुनिया की वित्तीय प्रणाली कितनी सुरक्षित है, कि इन देशों के बैंक कितने सुरक्षित है, इनकी वित्तीय प्रणाली कितने सुरक्षित है। तो इसके अंदर क्या है? वैश्विक आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाना, इसका वैश्विक वित्तीय दुनिया की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को देख। जैसे देखो इस लाभार्थी, नीति निर्माता सरकार, लेकिन निवेशक, बैंक, केंद्र बैंक नियामक एजेंसी, मतलब बैंकिंग प्रणाली या फाइनेंस से संबंधित जो भी काम है वो रिपोर्ट इसमें आती है। ठीक, अगर इन दोनों को देखें, मुख्य फोकस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसका मुख्य फोकस है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जीडीपी ग्रोथ, मुद्रा इन्फ्लेशन, व्यापार और नीतिगत सुझाव। इसका क्या है? वैश्विक ऋण। क्या है इसका? वैश्विक बैंकिंग ऋण, पूंजी प्रवाह, बाजार स्थिरता, वित्तीय जोखिमता, मतलब फाइनेंशियल जितना भी सिस्टमेटिक काम है वो इसमें आएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। और इसका मैक्रो है, ठीक, तो जीडीपी ग्रोथ पे। तो आपसे कोई पूछे डब्ल्यूईओ का मतलब सीधा सीधा शब्दों में कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, वो ये बताती है। जबकि आपसे पूछे ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बताती है कि दुनिया की वित्तीय प्रणाली कितनी सुरक्षित है। दोनों में ये अंतर है, दोनों आईएमएफ जारी करती है। आपको पूछे तो इनका जवाब दे देना। अब मान लो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे, 4-5 क्वेश्चन करते हैं असेसन और रीजनिंग के। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विश्व के देशों की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान देती है, हाँ पहले से बता देती। दूसरा रीजन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्चे और रक्षा नीतियों का विश्लेषण करती है, नहीं करती, ये गलत है। सही सिर्फ ये ए है, तो इसमें कहा ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंत के बाद स्थिर विनिमय दर प्रणाली समाप्त होगी। हाँ समाप्त होगी, बात की थी हम लोगों ने। अमेरिका ने 1971 में डॉलर को सोने से अलग कर दिया था, हाँ किया था भाई, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली खत्म हुई, एक और सोने देके आप $33 ले सकते थे, प्रणाली थी उस टाइम, इसको खत्म कर दिया। सही है, दोनों सही है, हैं? तो मतलब आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर। दूसरा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट केवल आईएमएफ के सदस्य देशों के आर्थिक आंकड़े देती है। हाँ, ये मैंने शुरुआत में भी कहा था कि केवल ये सदस्य देशों के आंकड़े देगी, औरों के नहीं। एक चीज और याद रखना, ये लोन भी अपने सदस्य देशों को देती है। आईएमएफ लोन केवल अपने सदस्य देशों को देगी, औरों को नहीं देती। दूसरा, आईएमएफ का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। केवल ए सही है, आर गलत है, इसका भी सी हो जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता से संबंधित जोखिमों की पहचान करती है। ये रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती भाई, की जाती है 2002 से आईएमएफ इसको प्रकाशित कर रहा है। ठीक, अब फाइनल अपना क्वेश्चन हो गया, तो सारा बयान राम राम, जय हिंद, जय भारत।